क्या इंडिया और यूएस के रिलेशन अपने ऑल टाइम लोवेस्ट पॉइंट पे हैं? क्या वाकई में यूएस इंडिया के ऊपर 500% तक टैरिफ इंपोज करेगा? एंड इससे क्या 120 बिलियन डॉलर की जो एनुअल ट्रेड होती है इंडिया और यूएस के बीच में, वो कंप्लीटली शट डाउन होने वाली है? तो ये टॉपिक आपने अक्सर इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया एंड इवन सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। आइए इस पूरे टॉपिक को समझते हैं इंडिया यूएस रिलेशन के साथ। तो देखिए, इंडिया यूएस के रिलेशन शुरुआत होती है 1947 से। जब इंडिया आजाद होता है तो इंडिया में फूड ग्रेन्स की कमी थी एंड जिसकी वजह से यूएस इंडिया को सपोर्ट करने आता है। तो यहां पे यूएस सपोर्ट करता है वीट के साथ एंड 1960 आते आते पता नहीं किन कारणों से यूएस इस सप्लाई को रोक देता है, जिसमें इंडिया के अंदर भुखमरी आती है एंड यहां से शुरुआत होती है इंडिया की फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ रिलायंस की प्रक्रिया, जहां पे हम लेके आते हैं किसको, ग्रीन रेवोल्यूशन को। एंड आज की डेट में हम अपनी फूड सिक्योरिटी इसकी वजह से इंश्योर कर पा रहे हैं। देन इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। चाहे आप 1965 की बात करो, 1971 की बात करो, 1999 की बात करो, इन तीनों ही वॉर के टाइम पे यूएस ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। इवन यहां पर तो यूएस अपनी नेवल शिप्स भी भेजने को तैयार हो गया था। बट यहां पे इन बिटवीन 1998 में इंडिया ऑपरेशन शक्ति को परफॉर्म करता है। ऑपरेशन शक्ति के थ्रू हम न्यूक्लियर पावर बनते हैं एंड जहां पे यूएस और इसके वेस्टर्न अलायंस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए। बट यहां से स्टोरी थोड़ी टर्न लेती है, जहां पे 2005 के अंदर यूएस और हमारे बीच में सिविल न्यूक्लियर डील होती है एंड इस डील के बाद हमारे रिलेशन यूएस के साथ काफी इंप्रूव होते हैं। अब मीनवाइल कोविड के बाद यहां पे यूक्रेन और रशिया के बीच में क्राइसिस स्टार्ट होते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में क्राइसिस स्टार्ट होते हैं और इन क्राइसिस की वजह से यूएस के पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है जहां पे वो रशिया को वीक करने के बारे में सोचता है। तो वेस्ट क्या करती है? वेस्ट यहां पे यूक्रेन को सपोर्ट करती है एंड इनको फंडिंग प्रोवाइड करती है एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ताकि ये रशिया के साथ लड़ सके। जो वॉर दुनिया सोच रही थी कि एक दो हफ्तों में खत्म हो जाएगी, वो सालों साल चलती रही। अब यहां पे हुआ क्या कि रशिया को इस वॉर को फंड करने के लिए चाहिए था पैसा। अब पैसा कहां से लाए? तो रशिया के पास है नेचुरल रिसोर्सेज। तो रशिया इन नेचुरल रिसोर्सेज को सस्ते दामों पे बेचने लगा। बिकॉज यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी रशिया के साथ? जो स्विफ्ट आपका प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ये वेस्ट डोमिनेट करता है। तो रशिया को इससे बाहर निकाल दिया। तो रशिया को बाहर निकाल दिया तो रशिया के पास क्या मौका था कि भाई सिर्फ मैं आपके साथ आपकी डोमेस्टिक करेंसी या किसी थर्ड करेंसी में ट्रेड कर लेता हूं, डॉलर में हम ट्रेड नहीं करेंगे। यानी डॉलर की मोनोपोली एक तरह से चैलेंज करती। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आपका क्रूड ऑयल आता है एंड नेचुरल गैस आता है एंड इवन बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं। तो यहां पे आप ये समझिए कि क्रूड ऑयल की डिमांड चाइना और इंडिया एंड इवन ब्राजील जैसी कंट्री में बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और इनको अभी अपनी इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए क्रूड ऑयल चाहिए। अब इंडिया का एग्जांपल लीजिए। इंडिया को यहां पे अपॉर्चुनिटी दिखी कि सस्ता तेल मिल रहा है तो इंडिया बाय करने लगता है एंड इससे फायदा ये होता है कि हम अपनी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे? बिकॉज 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट बिल्स आपके कम हो जाएंगे, डॉलर टू रुपी की रेशियो भी आपकी मेंटेन रहेगी क्योंकि डॉलर में आपको पेमेंट नहीं करना एंड मोर ओवर सस्ता तेल आपकी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक लेवरेज प्रोवाइड करता है जिससे इन्फ्लेशन कम रहेगी। देन यहां पे नेचुरल गैस की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्रूड ऑयल है सिर्फ ब्राजील, चाइना और इंडिया ही खरीद रहे हैं रशिया से। नेचुरल गैस खरीदता है आपका यूरोप एंड इवन कई मिनरल्स को इवन यूएस भी यहां से परचेज करता है रशिया से। बट ये इनके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात नहीं करता, बिकॉज अगर आप बात करें यूरोप की तो यूरोपियन यूनियन ये यूएस का नाटो का साथी है एंड ये किसी भी तरह से इन्हें नाराज नहीं करना चाहता है। मोर ओवर यूएस अपने ऊपर तो सैंक्शन लगाएगा नहीं। तो बलि के बकरे यहां पर बनते हैं ब्राजील, चाइना और इंडिया। कौन कौन? ब्राजील, चाइना और इंडिया। अब यहां पे चाइना के ऊपर यूएस कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए एक चीज समझिए, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही
यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया से किसी बात पे नाराज चल रहे हैं, और एक मेजर रीजन हो सकता है कि शायद इन्हें नोबेल प्राइज चाहिए था और इंडिया ने जो पीस टॉक है उसमें इनको इन्वॉल्व नहीं किया, इनका नाम नहीं लिया, इनका श्रेय नहीं दिया, तो उस वजह से शायद हो सकता है नाराज चल रहे हो। अब अगर यूक्रेन वॉर को ये रोक देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज का रास्ता जो है अगले साल का साफ होता है। तो यूएस परस्यू कर रहा है कि भाई हम कैसे भी करके ये यूक्रेन वॉर को रोक सकें। अब इसके लिए मनी सप्लाई को रोकना पड़ेगा रशिया की, और यहां पे नेचुरल गैस के लिए तो कुछ कर नहीं सकते यूरोप का, बट क्रूड ऑयल के लिए लेट्स टारगेट सम ऑफ दीज कंट्रीज। अब इसमें ब्राजील, चाइना और इंडिया आ जाता है। अब चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास सबसे बड़ा लेवरेज ये है कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को बनाता है। अब ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई को चाइना कंट्रोल कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जैसे ही यूएस इनके ऊपर सैंक्शन इंपोज करता है, जिसकी वजह से यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वो सब आपकी धरी की धरी रह जाती है, बिकॉज बिना रॉ मटेरियल के टेक्नोलॉजी बन ही नहीं सकती। तो इस वजह से तो यहां पे यूएस चाइना के ऊपर सैंक्शन इंपोज नहीं कर सकता, तो एक इकलौता सेफ ऑप्शन क्या बचता है? इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास कोई लेवरेज नहीं है और इंडिया इसको रिटेलिएट करेगा नहीं। तो यहां पे दो महाशय हैं, सेनेटर ग्रैहम एंड दूसरे ब्लूमेंथल, इन दोनों ने प्रपोज किया सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस एक्ट में ये पावर दे रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट को कि वो ऑलमोस्ट 500% टैरिफ इंपोज कर सकते हैं उन कंट्रीज के ऊपर जो इंडिया मतलब जो रशिया से एनर्जी परचेज कर रहे हैं। एंड इसमें प्राइमरी टारगेट है चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, बिकॉज ये पुतिन की वॉर मशीन को फ्यूल कर रहे हैं। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का भी इनको पूरी तरह से सपोर्ट है, एंड कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये टैरिफ इंपोज हो भी जाए, क्योंकि इनका मानना है कि अल्टीमेटली हमारे हाथ में जो इकलौती पावर है वो है टैरिफ। अगर हम इन कंट्रीज के अगेंस्ट टैरिफ इंपोज करेंगे तो ये रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर देंगे, एंड जिससे कहीं ना कहीं ये जो हमारी लिवरेज है हम इसको यूज करके इस वॉर को रोक सकते हैं। तो बात यहां पे ये आती है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया, जिसमें व्हाइट हाउस से यानी आपके डोनाल्ड ट्रंप का फुल सपोर्ट है इनके पास, एंड एक मंथ की डिस्कशन के बाद आगे देखते हैं कि किस तरह से इस बिल को मतलब पास किया जाता है। हाँ, यहाँ पे व्हाइट हाउस के पास पूरी पूरी रिवीजन करने की और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो अप टू 500% है, तो हो सकता है कि 50-60% एक बार फिर से हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज किया जाए, जहां पर ऑलरेडी हमारे ऊपर 50% टैरिफ इंपोज है, जिसमें 25% टैरिफ सिर्फ इसलिए इंपोज किया गया क्योंकि हम रशिया से गैस या आप कह सकते हो कि ये जो क्रूड ऑयल है इसे परचेज कर रहे थे। तो अगर ये आपका बिल पास हो जाता है तो इसको आप ये मान के चलो कि आने वाले समय में इंडिया यूएस रिलेशन को किल करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यहां पे आप इस चीज को समझे कि ये जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है इसके अलावा जो एडिशनल टैरिफ आने वाले हैं इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। तो कहा जाता है कि भाई देखो, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ये कहता है कि इंडिया के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। जो 120 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है इंडिया और यूएस के बीच में, ये ऑलमोस्ट आपकी खत्म सी हो जाएगी। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि इफेक्टिवली शटडाउन देखने को मिल सकता है, इंटायर ट्रेड रिलेशन खत्म हो जाएंगे। तो यहां पे हो सकता है कि 500% टैरिफ ना इंपोज करके थोड़ा कम टैरिफ इंपोज किया जाए, बट टैरिफ इंपोज किया जा सकता है। तो यहां पे अब ये भी बात आ जाती है कि भाई इन्होंने जो लॉजिक दिया है वो ये दिया है कि भाई इस बिल के थ्रू हम इंपावर कर रहे हैं अपने देश के गवर्नमेंट को उन लोगों के अगेंस्ट जो यूएस और यूएस के अलाई को हार्म कर रहे हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अजय श्रीवास्तव जी ने ये यहां पर कहा था कि देखो, रशिया से ऑयल इवन बहुत सारी कंट्रीज और भी खरीद रही हैं, बट आप ये देखिए कि यूएस का इसके पीछे मोटिव क्या। देखो, रिसेंटली यूएस ने वेनेजुला के ऊपर अटैक किया, उनके ऑयल रिजर्व्स अपने पास ले लिए। अब यूएस ये चाहता है कि भाई ये जो ऑयल रिजर्व्स है मैं किसी को बेचूं तो सही, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इज इंडिया। अगर इंडिया को प्रेशर डालूंगा, वो रशिया से इंपोर्ट कम करेगा तो वो मुझसे खरीदेगा, एंड मैं इस वेनेजुला के तेल को बेच के अपना इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकता हूं। तो यहां पे जो वेनेजुला के ऑयल एसेट्स हैं यूएस का, उसके ऊपर कब्जा करना, ये भी कहीं ना कहीं एक इसी चीज का पार्ट है। तो ये भी आप समझ के चले। अभी तक जो सैंक्शंस इंडिया के ऊपर इंपोज किए गए थे वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हुए थे, एंड यहां पे ये इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के थ्रू किए गए थे। बट अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसके ऊपर पेंडिंग है यूएस की,
बट यहां अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये एक न्यू लॉ होगा जो पास किया गया एंड इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। देखो इसमें इंपैक्ट जो है वो आपके गुड्स के ऊपर तो पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल गुड्स के ऊपर आप कस्टम ड्यूटी इंपोज कर सकते हो, बट सर्विसेज के ऊपर इसे किस तरह से लिवी किया जाएगा वो एक पजल है। अभी तक हमें नहीं पता है कि क्या इंपैक्ट रहेगा सर्विस सेक्टर के ऊपर। बट हाँ, यहां से आप ये कह सकते हो कि एक रास्ता खुल जाएगा जहां से इंडिया और यूएस के रिलेशन शायद हो सकता है कि और ज्यादा खराब हो। तो ये वोट के लिए आएगा। अब यहां पे सपोर्ट क्या को स्पॉन्सर के अलावा किसी और का है भी कि नहीं, ये देखने की वाली बात है, क्योंकि सेनेटर्स की जब मीटिंग होगी तो उसमें हो सकता है कि ये बिल पास हो ही ना, बिकॉज कुछ इंडिया के सपोर्ट में भी लोग हों वहां पे। मोर ओवर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टांस है इस बिल को लेके वो कहीं ना कहीं बाद में हो सकता है कि आपस में मोदी और ट्रंप के बीच में कुछ बातचीत अच्छी हो जाए और उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सके। बट एक तरफ चाइना को आप अभी भी पेनलाइज नहीं कर रहे हो, तो ये सिलेक्टिव जो लॉजिक है ये कैसे दिया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि देखो यूएस पूरी तरह से ट्रस्ट तो करने लायक अभी कंट्री नहीं है। एंड मोर ओवर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो ट्रंप की अभी तक पॉलिसी रही है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रूल एंड ऑर्डर से परे है। तो हो सकता है देयर इज अ स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी अगर ये बिल पास होता है तो इंडिया की ट्रेड के ऊपर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या वाकई में इंडिया को यूएस के साथ हो जाना चाहिए और रशिया को छोड़ देना चाहिए, या रशिया एक ऐसा ट्रस्टेड पार्टनर है जो हमेशा से इंडिया को बचाता आया है, इवन सिक्योरिटी काउंसिल में भी 1971 की वॉर में भी हमें सपोर्ट किया एंड मल्टीपल ओकेजन्स पे जब हम इनसे डिफेंस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात करते हैं हमसे। तो कहीं ना कहीं क्या हमें रशिया का साथ देना चाहिए या यूएस का साथ देना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए।